हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही है और उस पढ़ाई को और शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। सीरीज थी हमारी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने गाइस चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया था और 4th चैप्टर हमारा चल रहा था। उसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं वेटलैंड इकोसिस्टम को। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम। भाई वेटलैंड इकोसिस्टम आखिर क्या होता है? वेटलैंड इकोसिस्टम तो आपने चैप्टर नंबर 1 में ही बहुत अच्छे से समझ लिया था कि इकोसिस्टम क्या होता है। आज देखेंगे कि उसका ही एक टाइप है हमारा वेटलैंड इकोसिस्टम, वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेटलैंड क्या होता है। ठीक है, wetlands are areas intermediate in character between deep water and terrestrial inhabitants, also transitional in nature and often located between them। देखो वेटलैंड्स कौन से एरिया होते हैं? वेटलैंड्स आपके ऐसे एरियाज होते हैं जो कि डीप वाटर और टेरेस्ट्रियल आपका इकोसिस्टम के बीच का एरिया होता है, उसको हम वेटलैंड्स बोलते हैं। जैसे कि एक तरफ आपका कोई लेक है या फिर कोई रिवर है, कोई भी चीज़ है, ओशन है, कुछ भी है, ठीक है। एक तरफ आपकी वाटर बॉडी है जिसमें काफ़ी गहरा पानी है, ठीक है। दूसरी तरफ आपका लैंड है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एरिया है। तो बीच में क्या ऐसा तो नहीं होता है कि एक तरफ एकदम से पानी बह रहा है, बहुत गहरा पानी बह रहा है, या फिर गहरा पानी है चाहे वो ठहरा हो चाहे बह रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ पे एकदम से ही देखें कि तुरंत ही आपका लैंड स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल सूखी मिट्टी मिल रही है, ऐसा तो नहीं होता है। बीच में क्या होता है? बीच में एक ऐसा एरिया होता है जिसको आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये बिल्कुल सूखी मिट्टी है, टेरेस्ट्रियल एरिया है, ये भी नहीं कह सकते हो। और ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये आपका कोई लेक है, पॉन्ड है, ये भी नहीं कह सकते हो। तो बीच का एरिया कैसा होता है? बहुत मार्शी, स्वैम्पी सा होता है, बहुत ज़्यादा दलदली एरिया वो होता है। उसको ही हम बोलते हैं कि भाई ये एरिया जो है ये क्या है? वेटलैंड है। मतलब क्या होता है? ट्रांजिशनल होता है, कि मतलब अगर उसके आगे आप चले जाओगे तो एक तरफ तो आपको मिलेगा क्या? टेरेस्ट्रियल लैंडफॉर्म, दूसरी तरफ पर आपको मिलेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। बीच का एरिया क्या होगा आपका? वेटलैंड इकोसिस्टम। These inhabitants experience periodic floodings from adjacent deep water habitats and therefore supports plants and animals specifically adapted to such shallow flooding or waterlogging of the substrate were designated as wetlands। अब जो ये एरिया होते हैं तो इनके जब पास में क्या है? पानी है, वाटर बॉडी मिल रही है, तो पानी क्या करेगा भाई? उसकी तो आदत ही है कि वो बहेगा, ठीक है। उसको तो जिधर भी जगह मिलेगी वो उधर बह जाएगा भाई, राइट। तो जब वाटर बॉडी पास में है तो क्या होता है? जब उसमें कभी भी पानी ज़्यादा होता है तो आसपास के एरिया में पानी फैल जाएगा, फ्लडिंग हो जाएगी। और आसपास का एरिया कौन सा है? वेटलैंड है। तो ये जो वेटलैंड्स होते हैं यहाँ पर क्या होता है? फ्लडिंग होती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर तक बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होगी। मतलब क्या है कि आसपास का जो एरिया वेटलैंड का है यहाँ पर पानी आता रहता है, पानी इकट्ठा होता रहता है। अब जब कहीं पर भी मिट्टी है, धूप है, पानी है, तो क्या होगा? वहाँ पर प्लांट्स आएंगे, और जहाँ पर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर क्या होगा आपका? वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स भी आएंगे, ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। तो यहाँ पर जो ये वेटलैंड्स होते हैं यहाँ पर क्या होता है? आपका रेगुलर फ्लडिंग होती रहती है, पानी आता रहता है। तो यहाँ पर आपका प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ सपोर्ट करता है। दे इंक्लूडेड लेक लिटोरल्स, मार्जिनल एरियाज बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वाटर लेवल ऑफ द लेक्स, फ्लड प्लेन्स एंड periodically flooded during high discharge in the river and other marshy or swampy areas where water gets stagnated due to poor drainage or relatively impervious substrata and box, fence, mangroves due to similar ecological characteristics। अब भाई बात ये आती है कि हमने देख लिया कि हाँ
कोई ऐसा एरिया कि जिसके पड़ोस में क्या है, वाटर बॉडी है, एक तरफ वाटर बॉडी है, एक तरफ लैंड है, बीच का एरिया आपका वेटलैंड होगा। ये तो हमने समझ लिया, लेकिन वैसे होता क्या है, ठीक है, रियलिटी में कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी, तो वो इंक्लूड क्या क्या होगा, लेक लिटोरल, मतलब क्या, लेक के आसपास का जो एरिया होता है वो आ जाएगा आपका, रिवर के किनारे का एरिया वो आ जाएगा, मैनग्रोव्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, बॉक्स आ जाएंगे, जो आसपास का कहीं पर भी पानी है उसके आसपास का जो एरिया है वो सब आपका वेटलैंड इकोसिस्टम में आता है। मार्शी, स्वैम्पी लैंड सब वेटलैंड इकोसिस्टम में ही इंक्लूड होते हैं। अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो तो हमने ऐसी कॉमन मैन की तरह पढ़ा कि भैया अगर कोई कॉमन मैन जिसने कभी भी इन्वायरमेंट को पढ़ा नहीं है, उससे भी अगर हम पूछेंगे कि भाई वेटलैंड क्या होता है, तो वो भी वेटलैंड के बारे में यही बताएगा कि भाई ऐसा लैंड जो कि क्या रहे, गीला रहे, भाई किससे गीला रहेगा, आसपास के पानी से गीला रहेगा, उसको हम वेटलैंड बोलेंगे। लेकिन आप जिसने इन्वायरमेंट को पढ़ रखा है तो वो तो ऐसे नहीं बताएगा ना, वो ऐसे लेमैन लैंग्वेज में तो नहीं बताएगा कि भाई पानी के पास का एरिया वेटलैंड होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो पूरी प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी, जिससे कि आप उनसे यूनिक लगे, आप दिखे तो कि हाँ भाई आपने क्या करा है, इन्वायरमेंट को पढ़ा है, राइट। तो आपको एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी, प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में अगर आप बताएंगे तभी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे खुद को ऐसे लोगों से जिन्होंने इन्वायरमेंट को कभी पढ़ा ही नहीं है। तो क्या होगी वेटलैंड की डेफिनेशन, चलो देखते हैं। एरियाज ऑफ मार्श, फैन, peatland water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh or brackish or salty, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meters. ये है आपकी डेफिनेशन जो आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कहना है, मतलब क्या है कि कोई सा भी ऐसा एरिया जो कि मार्शी है, ठीक है, पीटी है, चाहे वो नेचुरली हुआ हो या फिर आर्टिफिशियली हुआ हो, चाहे वो परमानेंट हो या फिर टेम्पररी हो, उसका पानी या फिर स्टैटिक रुका हुआ हो या फिर फ्लो करता हुआ हो, या फिर वो पानी फ्रेश हो या फिर ब्रैकिश हो या फिर सॉल्टी हो, कोई सा भी पानी हो, ठीक है, मरीन वाटर भी इसमें ही इंक्लूड होगा, वो सब आपका क्या होगा, वेटलैंड होगा। ये तो भाई सब लोग यही कह रहे थे, इतनी देर से सब यही बात कर रहे थे, लेकिन आपने कौन सी इसमें टेक्निकलिटी घुसेड़ दी भाई। टेक्निकलिटी ये है कि आपको क्या बोलना है कि ये सब कुछ इंक्लूड होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ का पानी 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी डेप्थ जो है वो 6 मीटर से ज्यादा ना हो। अगर 6 मीटर से ज्यादा होगी तो वो या तो लेक बन जाएगी या रिवर बन जाएगी, ओशन बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, लेकिन वेटलैंड नहीं बनेगा। वेटलैंड की कंडीशन क्या है, ये सब जो कुछ अभी बताया गया इसमें पानी जो है 6 मीटर से ज्यादा गहरा ना हो, ठीक है, ये आपकी होगी डेफिनेशन। अब भाई इसकी कुछ फीचर्स भी हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, वो क्या है, पहली चीज कि वेटलैंड जो है उसमें क्या होना चाहिए कि पानी से वो कवर होना चाहिए, या फिर वहां पर पानी जो है वो इकट्ठा होना चाहिए। एक ग्रोइंग सीजन में कम से कम 7 दिनों तक, कम से कम 7 दिनों तक एक ग्रोइंग सीजन में उस एरिया में पानी इकट्ठा हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज वहां पर प्लांट्स ग्रो हो। तीसरी चीज कि वहां की जो मिट्टी है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन ना हो। अब बात करते हैं कि भाई ये वेटलैंड्स पढ़ लिया, हाँ, इसकी डेफिनेशन हम किसी को कैसे बताएंगे वो भी देख ली, हाँ, फीचर्स भी देख लिए, लेकिन ये करते क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इनको, इनका क्या काम है, राइट। नाम तो पढ़ लिया, लेकिन अब इनका काम देखते हैं। तो इनके क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहली चीज, habitat to aquatic flora and fauna as well as numerous species of birds including migratory species। मतलब क्या कि जो वेटलैंड्स होते हैं ये बहुत सारे फ्लोरा, फोना, मतलब बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, इन सब का घर होते हैं, सब लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, फिल्ट्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सरफेस वाटर। अब कहीं से पानी आ रहा है, ठीक है, तो वो मेन वाटर बॉडी से मिलने से पहले इस वेटलैंड से गुजरेगा,
तो वेटलैंड क्या करेगा, जो भी सेडिमेंट्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो खुद के पास रख लेंगे और साफ पानी छान कर उसको फिल्टर कर कर वाटर बॉडी के पास पहुंचाएगा। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, वही न्यूट्रिएंट जो है उसकी भी रिसाइकलिंग करता है आपका वेटलैंड। फिर पानी जो है उसको प्योरीफाई भी करता है। फ्लड है उसको भी रोकता है, ज़्यादा अगर पानी का लेवल बढ़ेगा तो वो पहले कहाँ बढ़ेगा भाई, वेटलैंड में आएगा, तो पीछे का जो लैंड एरिया है वो सेफ रहेगा फ्लड से। फिर है स्ट्रीम फ्लो, उसका मेंटेनेंस करता है, ये पानी बह रहा है तो कितना बह रहा है, ज़्यादा बहेगा कम बहेगा, ये भी सब यही देखेगा। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, पीने का पानी प्रोवाइड करता है, फिशेस प्रोवाइड करता है, फॉडर देता है, फ्यूल देता है। फिर जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर आपका जो सॉइल इरोजन है उसको रोकता है, ठीक है। उसके बाद में इरोजन के लिए एक शोर लाइन बना देता है। कंप्राइज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, रिक्रिएशन एंड कल्चरल हेरिटेज। और ये जो एरिया है यहाँ पर टूरिज्म का और प्रमोट करता है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, जैसे बीचेस हैं, बीचेस में क्या होता है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती हैं। जिस एरिया में ये मिलते हैं वहाँ के क्लाइमेट को भी ये मेंटेन करता है। वहाँ के जो लोग हैं उनके लाइवलीहुड का सोर्स रहता है, जैसे कि लोग वहाँ से क्या करते हैं, कुछ फॉडर को इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं वो कुछ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, तो इनसे भी उनका लाइवलीहुड चल जाता है। जेनेटिक रिजर्वायर होते, बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर मिलती हैं, राइस यहाँ पर ग्रो होता है मेनली, बहुत सारी इनको डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच मिलती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, हमारे सिलेबस में ये क्यों है। हमारे सिलेबस में तो सब वही चीज़ें हैं जिनमें भाई कोई ना कोई दिक्कत है। इनके साथ क्या दिक्कत है, तो इनके साथ दिक्कत ये है कि हमारे जो वेटलैंड्स हैं अब वो क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। उनको इतना ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है कि धीरे धीरे वेटलैंड सिमटते जा रहे हैं, भाई ख़त्म होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। अच्छा लेकिन क्यों हो रहे हैं, तो उसके कई सारे रीजन्स हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़, भाई पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग हैं तो उनको ज़्यादा लोगों के लिए हमें खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए तो क्या होगा, अब जितने एरिया में हमारी खेती हो रही थी उतने एरिया में जो प्रोडक्शन निकल कर आ रहा था वो काफ़ी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए। तो क्या कर रहे हैं, ये जो वेटलैंड्स थे अब इन पर भी हम क्या करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे हैं। अब जब वेटलैंड जो था उसको आप खेत बना लोगे तो वेटलैंड कहाँ रहेगा, वो तो खत्म ही हो जाएगा, राइट। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन इज ओवर ग्रेजिंग, भाई ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ठीक है। जानवर इतने ज्यादा हो गए हैं, उनको घास फूस चाहिए, वो कहाँ जाएंगे, वो वेटलैंड से खाने लगे, क्योंकि जो आपका ग्रास लैंड थे वो खत्म हो रहे हैं। हमने पहले की वीडियोस में कवर कर रखा है कि ग्रास लैंड कैसे खत्म हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ग्रास लैंड खत्म हुए तो वही वेटलैंड की तरफ आ रहे हैं, राइट। तो ये भी दूसरा रीजन हो गया। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम बेड्स। अब भाई घर है, लोगों के घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, कहाँ से सैंड आता है, कहीं नदी के किनारे से, कोई वेटलैंड से ही तो सैंड आता है, तभी तो घर बनता है। तो क्या हुआ, वहां पर जो नदी के किनारे जो वेटलैंड था वहां का तो सैंड भी रिमूव ही कर लिया। अब क्या हुआ, सैंड रिमूव किया तो वेटलैंड आपका वहां से खत्म हो गया, वो डिस्ट्रॉय हुआ, राइट। फिर एक्वाकल्चर, भाई आप क्या कर रहे हो, कहीं पर सॉल्ट पैन बना दे रहे हो, कहीं पर आप फिशिंग कर रहे हो, उससे भी इसको खतरा होता है। नेक्स्ट इज हैबिटाट डिस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन, भाई उनका जो घर है वहां पर जो स्पीसीज रह रही थी वो ही खत्म कर दी आपने, राइट। डिफॉरेस्टेशन कर दिया, इससे भी यही होगा, क्या होगा, वेटलैंड खत्म हो जाएंगे, भाई पॉल्यूशन होगा, वेटलैंड खत्म हो जाएंगे। डोमेस्टिक वेस्ट आपने इतना ज़्यादा कर दिया, अब कोई एरिया था साफ सुथरा वेटलैंड था, ठीक है, वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस सब बना हुआ था, अब आपने पॉल्यूशन कर दिया, बहुत सारा पॉल्यूशन कर दिया, अब वहाँ पर कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर एनिमल सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, पूरा वहाँ की जो इकोलॉजी है सब डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल रन ऑफ, भाई एग्रीकल्चर से आपका जो वेस्ट आ रहा है, खेत से बहुत सारा वेस्ट निकल रहा है, नाइट्रोजन निकल रहा है, आपके सल्फेट फॉस्फेट ये सब निकल के आ रहा है, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो सब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके बाद में सिर्फ खेत से ही पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, सिर्फ हम ही पॉल्यूशन नहीं कर रहे, भाई इंडस्ट्रीज लगाई हैं वो भी तो हमारे ही कारनामे हैं, तो इंडस्ट्रीज से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज से भी पॉल्यूशन हो रहा है, वहां से जो वेस्ट निकल कर आ रहा है वो भी वेटलैंड्स को खराब कर रहा है। और सबसे लास्ट में हमारा क्लाइमेट चेंज, जो कि आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है, भाई क्लाइमेट चेंज।
ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज पर हर कोई बात कर रहा है, हर किसी को पता है क्लाइमेट चेंज क्या है। उससे तो सब पूरी दुनिया ही खराब हो रही है, दुनिया को ही नुकसान हो रहा है, तो ये कैसे बच सकते हैं, राइट। तो ये भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब भाई जब इतना खतरा है, हमारे जो वेटलैंड्स है वो खत्म हो रहे हैं, हमने पढ़ लिया, उसके रीजंस भी हमें पता चल गए, तो हम इनको बचा भी तो सकते हैं। हाँ भैया बचा सकते हैं, हर चीज जो खराब हो रही है इसको हम बचा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे तो कारनामे हैं जो इनको खराब कर रहे हैं। तो कैसे बचाएंगे, चलो देखते हैं। इसके भी कुछ आपके फैक्टर्स है, कुछ आपके पॉइंट्स है जिनको हमें कवर करना है कि भाई किस तरीके से, कौन से मेथड्स हैं जिनको फॉलो कर कर हम ये जो वेटलैंड्स खत्म हो रहे हैं इनको बचा सकते हैं। जैसे कि पहला, सर्वे करो, डिमार्केट कर दो भाई, ये बता दो कि इस एरिया में आपको, पहले सर्वे करो कि हाँ कहाँ पर आपका वेटलैंड मिल रहा है, कितने एरिया में वेटलैंड मिल रहा है, आपने सर्वे किया। उसके बाद में उस चीज की लिमिटेशन कर दो भाई, बाउंड्री बना दो कि इतना एरिया आपका वेटलैंड है, यहाँ पर आप खेती नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आप पोल्यूशन नहीं कर सकते हो, तब उसको बचाया जा सकता है। दूसरा रहता है कि आप क्या करो, उसको नेचुरली, उसको फिर से रीजनरेट होने दो, ठीक है। आप कुछ मत करो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जो पोल्यूशन कर रहे हो, जो और आप हार्म पहुंचा रहे हो ना, वो सब रोक दो, उसको वैसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ दो, वो अपने आप से खुद को रीजनरेट कर लेगा। अब वो अगर ऐसा होता है कि खुद को नहीं बचा पा रहा है, तब आप क्या करोगे, आर्टिफिशियली उसको रीजनरेट करने की कोशिश करोगे, प्रोटेक्टिव मेजर्स लो। अब भैया अगर वो खराब हो रहा है तो इतना तो कर दो कि और ज्यादा उसको खराब ना करो, ठीक है। अब जितना कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, पहुंचा दिया। अब आगे से और जो भी आप ऐसे हरकतें कर रहे थे, जैसे पॉल्यूशन कर रहे थे, ओवर ग्रेजिंग करवा रहे थे, डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, वो सारी हरकतें जो आप कर रहे थे वो रोक दो। उसके बाद में डिफॉरेस्टेशन आज तक किया है तो अब भैया फॉरेस्टेशन करो, ठीक है। पेड़ काटे थे तो अब लगाना शुरू करो, अगर बचाना ही है। वीड कंट्रोल करो, ठीक है। जो आलतू फालतू की जो घास फूस वहां पर ग्रो कर रही है, उसकी जगह पर वीड कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, घास फूस जो है वो रोकने के बाद जो भी आपका यूजफुल आपके प्लांट्स हैं उनको ग्रो करो उसकी जगह पर। सॉइल, अब भाई आज तक इरोजन हो रहा था तो उसको अब कंजर्व करने की कोशिश करो। वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही थी, उसको कंजर्व करने की कोशिश करो। इंक्रोचमेंट आपने कर दिए भाई, अपना घर आपका कहीं पे और था, आपने बड़ा बड़ा करके थोड़ा और बढ़ा लें, थोड़ा और बढ़ा लें। आसपास के इलाके में जो आपके वेटलैंड थे वहां पर भी घर बनाने शुरू कर दिए, बिल्डिंग्स बनाने शुरू कर दी हैं, तंबू लगाकर वहां पर रहने लगे हो, वो सब बंद करो। इंक्रोचमेंट वहां से हटाओ, ठीक है। यूट्रॉफिकेशन वहां पर अगर हो रही है, क्या होता है वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, आप क्या करना है भाई, उसको देखना है जाकर, ठीक है। कहाँ मिलेगी, प्लेलिस्ट में मिलेगी, कौन से चैनल पे, इसी चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यूट्रॉफिकेशन को रोकना है, कैसे रोकना है वो भी उसी में कवर करा हुआ है। फिर एनवायरमेंट के प्रति लोगों को अवेयर करो। ये सारे फीचर्स क्या हैं, ये सारे हम मिटिगेशन के मेथड्स देख रहे हैं कि कैसे रोका जाएगा, अगर वेटलैंड वही खत्म होते जा रहे हैं तो कैसे रोकें। अब बात करते हैं डिस्टिंक्शन फ्रॉम लेक्स की, कि भाई ये आपके वेटलैंड्स हैं और ये लेक्स, इन दोनों में कुछ फर्क भी है कि यार लेक्स को भी हम वेटलैंड्स बोल सकते हैं, या फिर वेटलैंड्स को भी हम लेक बोल सकते हैं, या दोनों अलग अलग हैं। चलो देखते हैं क्या क्या है भाई, सीन क्या है। Although the Ministry of Environment and Forest has not adopted a clear distinction between lakes and wetlands, the National Lake Conservation Program considers lake as standing water bodies which have a minimum water depth of 3 meters, generally cover a water spread of more than 10 hectares and have no or very little aquatic vegetation। जो आपकी मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की, उसने तो भाई कुछ नहीं बोला है, उसने तो नहीं ये कहा है कि लेक अलग है और वेटलैंड अलग है, लेकिन जो आपके नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसने साफ साफ बताया है कि भाई लेक क्या होती है। देखो वेटलैंड का तो हमने देख लिया कि 6 मीटर से ज्यादा गहराई आपकी नहीं होनी चाहिए पानी की, पहले हम देख चुके हैं डेफिनेशन में। लेकिन यहाँ पर इसने बताया है जो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है कि भाई लेक क्या है, लेक आप किसको बोलोगे, ठीक है। लेक क्या है कि कोई भी वाटर बॉडी है जहां पर ठहरा हुआ पानी होना चाहिए, कम से कम जिसकी गहराई 3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। एरिया कितना कवर करे, 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज्यादा, जहां पर क्या हो, वेजिटेशन या तो हो ही ना या फिर बहुत कम हो,
तो ऐसे एरिया को आप बोलोगे कि भाई ये क्या है, लेक है। These water bodies are used primarily for drinking water supplies, irrigation और recreation। अब ये जो पानी की ऐसी वाटर बॉडीज हैं, जो लेक्स हैं, इनको आप क्यों क्यों यूज़ कर रहे हो? पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर रिक्रिएशन, जैसे कि आपकी लोनार लेक हो गई, डाल लेक हो गई, नैनी लेक हो गई। ये सब क्या, ये सब आप रिक्रिएशन के लिए कर रहे हो। भाई पैसा फेंक कर जा रहे हो, वही इतना पैसा फूक रहे हो, तब जाकर वहां पर जाकर उसको घूमने को मिल रहा है, उसको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, वहां पर बोटिंग करने के लिए मिल रहा है, ऐसे थोड़ी ना मिल रहा है। तो ये क्या है, रिक्रिएशन के लिए, सिर्फ आपको क्या है, थोड़ी देर के लिए मजा आ रहा है, उसके लिए आप ये सब कर रहे हो, ठीक है, इतनी दूर जा रहे हो, पैसा इतना ज्यादा आपका खर्च हो रहा है रिक्रिएशन की वजह से, ठीक है। Excessive growth of macrophytes generally present in wetland affects the water quality adversely and interfere with the utilization of water body। अब ऐसी लेक जिसमें ज़्यादा आपका पेड़ पौधा नहीं है, साफ सुथरा पानी है, उसी को तो आप यूज़ करोगे पानी पीने के लिए, इरिगेशन के लिए। लेकिन अब भाई ऐसा एरिया जहाँ पर खचाखच क्या हो रहा है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लांट, घास फूस, एल्गी, सब कुछ भरा पड़ा है, ठीक है, पानी बहुत गंदा है, तो उसको आप कैसे यूज़ करोगे? तो उसकी जो यूटिलाइजेशन है, उसके यूजेस है, वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। However, marginal aquatic vegetation, wetlands, particularly comprising of emergent plants and those inhabiting waterlogged soils, is not only desirable but is to be promoted because it checks erosion, serves habitat for wildlife and helps improve water quality। हमने देखा कि भाई वेटलैंड में तो गचागच बहुत सारी घास फूस, आपके बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स, सब कुछ घुसे पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके मिट्टी के इरोजन को रोकते हैं, सॉइल के इरोजन को रोकते हैं। कई सारे कीड़े मकोड़े, आपके एनिमल्स, आपकी बर्ड्स, इन सब का घर भी होते हैं, इसीलिए ये काफ़ी ज़रूरी है। वेटलैंड्स जो होते हैं, इनमें पानी कितना होना चाहिए, 3 मीटर गहर से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, 3 मीटर गहरा हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, आसपास के सराउंडिंग सेडिमेंट से मिल जाते हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है आपके प्लांट्स की। दे सपोर्ट हाई डेंसिटीज एंड डाइवर्सिटी ऑफ फौना, पर्टिकुलरली बर्ड्स, फिश, मैक्रो इनवर्टिब्रेट्स, देयरफॉर हैव high value of biodiversity conservation. These shallow lakes are rightfully categorized as wetlands। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब इतने ज़्यादा आपके प्लांट्स होंगे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्ड्स, बहुत ज़्यादा एनिमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, सब कुछ वहाँ पर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी आपकी बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि भाई इंडिया के वेटलैंड्स की क्या हाल है। इंडिया में क्या वेटलैंड्स हैं या नहीं है, और हैं तो कौन से हैं, कहाँ हैं, कितने हैं, ये सब यहाँ देखने वाले हैं। वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ क्रिटिकल इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एज दे सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, सपोर्ट मिलियंस ऑफ पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्टॉर्म्स, फ्लड कंट्रोल, इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, सप्लाई फूड, फाइबर, रॉ मटेरियल्स। ये तो वही बात जो हमने अब तक पढ़ी है कि भाई वेटलैंड से बहुत ज़्यादा आपकी बायोडाइवर्सिटी मिलती है, बहुत हमारे लिए यूज़फुल है, हमें फ्यूल, फूड, आपके फॉडर, रॉ मटेरियल, फ्लड से बचाते हैं, ये सब देते हैं, ये सब हमने देख लिया है भाई। आगे बढ़ो। इंडिया हैज़ टोटली 27,403 wetlands, of which 23,444 are inland wetlands and 3,959 are coastal wetlands. Wetlands occupy 18.4% of the country's area, of which 70% are under paddy cultivation. इंडिया में टोटल कितने आपके वेटलैंड्स हैं, 27,403, जिसमें से 23,444 आपके इनलैंड वेटलैंड्स हैं। भाई इनलैंड वेटलैंड्स कौन से होते हैं, जो आपके चारों ओर क्या है, ज़मीन है, बीच में आपका वेटलैंड है, वो होते हैं इनलैंड, ठीक है। तो इतने हैं। क्या हमें इसके जो नंबर है ये याद रखने हैं? बिल्कुल याद नहीं रखने हैं, बस एक बार पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में बताया गया है जो हमारा टोटल कंट्री का जितना एरिया है, उसमें से 18.4% जो एरिया है वो वेटलैंड्स हैं, और जितने भी वेटलैंड्स मिल रहे हैं
उसके 70% जितने वेटलैंड्स हैं उस पर क्या हो रहा है, पैडी का कल्टीवेशन हो रहा है, उस पर क्या होता है, राइस कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है। Natural wetlands in India range from high altitude wetlands in Himalayas, floodplains of the major river systems, saline and temporary wetlands of the arid and semi-arid regions, coastal wetlands such as lagoons, backwaters, estuaries, mangroves, swamps, coral reefs and so on. तो नेचुरल वेटलैंड्स हमारी इंडिया में वो हमें हिमालयस पे मिल रहे हैं, फ्लड प्लेन है कई सारी रिवर्स के, वो सब हमारे वेटलैंड्स के अंडर आएंगे, सलाइन एंड टेम्पररी वेटलैंड्स मिलते हैं हमारे कहाँ पर, एरिड रीजन्स में, डेजर्ट रीजन्स में, ठीक है। कोस्टल वेटलैंड्स मिलते हैं जैसे कि लगून हो गया, बैक वाटर हो गया, एस्चुरी हो गई, मैनग्रोव्स हो गए, स्वैम्प हो गए, कोरल रीफ्स हो गए, ये सब को हम 1 बाय 1 डिटेल में आगे के वीडियोज में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आज का वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे का टॉपिक जो है हमारा नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, वेटलैंड्स के बारे में आपको अब क्लियर हुआ होगा, जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो सब दूर हो चुकी होगी। अगर ऐसा हुआ है, आपको थोड़ा भी समझ में आया है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब क्यों करना है, सब्सक्राइब इसलिए करना है जिससे कि जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसको आपको देखने के लिए बड़ा बड़ा नॉलेज ट्रेजर हंटर्स बार बार टाइप ना करना पड़े, सब कुछ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।